Welcome back in my channel. Today we are going to study class 9 economy chapter 2 people as resources. This is a quick reason. If you are new please subscribe my channel. यदि आपको डिटेल में पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप जाके देख सकते हो। मैथ की सीरीज चल रही है तो वो भी आप जाके देख सकते हो। तो इसमें शुरू करते हैं हम पीपल एज रिसोर्सेज। सबसे पहले देखते हैं हम इसका ओवरव्यू। तो अब सबसे पहला है कि जो पीपल है, पीपल एज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब है कि हमने जो पीपल है, जो लोग हैं, उनको एक संपत्ति की तरह यूज़ किया, ना कि एक लायबिलिटी के द्वारा। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि यदि किसी भी कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा होते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास बोझ पड़ गया, लेकिन इस चैप्टर में उसके हम एक प्लस पॉइंट को देखेंगे कि जो पीपल है वो हमारे देश की ताकत है, ताकि यदि हम उस पर इन्वेस्ट करें, उसकी एजुकेशन पे, उसकी हेल्थ पर, तो वो हमारे लिए प्रोडक्टिव हो जाएगा और अपनी स्किल को यूज़ करके हमारे जो देश को आगे बढ़ाएंगे। तो पीपल एज रिसोर्सेज इज़ द वे, एक रास्ता है रेफरिंग करना टू कंट्री वर्किंग कैपिटल इन टर्म ऑफ देयर एक्सिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल एंड एबिलिटी। ये जो पीपल है हमारी कंट्री के लिए एक तरह से वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल का मतलब है काम करने वाले लोग होते हैं जो अपनी एग्जिस्टिंग जो मतलब प्रोडक्टिव है, जो भी हमारा उत्पादन है, हमारे देश का उत्पादन है, अपने स्किल और अपनी योग्यता को प्रयोग करके वे इस प्रोडक्टिव को ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छी तरह से उत्पादन कर सकते हैं और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। लाइक अदर रिसोर्सेज द पॉपुलेशन इज़ आल्सो कंसिडर है ह्यूमन रिसोर्सेज। ये दूसरी तरह के रिसोर्सेज कहते हैं कि जो पॉपुलेशन है हम उसको एक ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन संपत्ति के रूप में हम उसको कंसिडर करते हैं। हम उसके बारे में उसको समझते हैं कि पॉपुलेशन हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है, एक प्लस पॉइंट है। when the existing the human resources is further developed by the becoming more educated, जो भी हमारे existing human resources है, जितनी हमारी resources का मतलब जिसमें हमारे मानव है, जिनमें हमारी population है, हम उसको यदि उसका विकास कर सकते हैं, हम उसको ज़्यादा एजुकेटेड कर सकें, उनकी हेल्थ पर दे के, हेल्थ पर विचार करके, हेल्थ के बारे में उसको इम्प्रूवमेंट करके, तो हम उनको ज़्यादा पढ़े लिखे लोग और ज़्यादा हेल्थी स्वास्थ्यकारी बना सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मुलेशन। तो जो फॉर्मेशन है हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसका मतलब यही होता है कि हम अपने ह्यूमन कैपिटल पर इन्वेस्ट करते हैं, एजुकेशन पर, उनकी हेल्थ पर। इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन। और इन्वेस्टमेंट किस तरह से कर सकते हैं हम ह्यूमन कैपिटल में? हम उनको एजुकेशन देकर, उनको शिक्षा देकर, ट्रेनिंग करके, उनको किसी भी काम के लिए उसको ट्रेन कर कर, मेडिकल केयर करके, उनकी देखभाल करके, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यील्ड ए रिटर्न, तो जो हमें एक रिटर्न देगा, एक हमें प्रॉफिट देगा, जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन द फिजिकल कैपिटल। यदि हम उनको फिजिकल कैपिटल, उनके एजुकेशन पे, उनकी हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट करें, उनको फिजिकल मतलब जो चीज़ दिखाई दे रही है, हम एजुकेशन दे रहे हैं, हम उनको हेल्थ दे रहे हैं, यदि हम उनके फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें वो एक फ्यूचर में जाके एक रिटर्न देगा, एक हमें प्रॉफिट देगा, चाहे वो अपनी सोसाइटी के लिए हो या वो हमारे पूरे हमारे देश के लिए, हमारे संसार के लिए हो। अब इसमें आके देखते हैं कि ह्यूमन कैपिटल इज द सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज लाइक द लैंड फिजिकल कैपिटल। मतलब कहते हैं कि ह्यूमन जो कैपिटल है एक सुपीरियर है, बहुत अच्छा है। यदि हम दूसरे के रिसोर्सेज को देखें, हमारी लैंड है, हमारी भूमि है, फिजिकल कैपिटल है। फिजिकल कैपिटल का मतलब जो कैपिटल हमें दिखाई देती हैं, जैसे हमारे मशीनरीज हैं, या फिर हमारी फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हम कहीं पे कोई प्रोजेक्ट लगाना है, तो सब हमारे इन्वेस्टमेंट है। उन सबसे ज़्यादा हमारी एक ह्यूमन कैपिटल है, जिसको हम सबसे अच्छा रिसोर्सेज मानते हैं। टोटल प्रोडक्टिव एड टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। जो भी प्रोडक्टिव होगी वो हमारी इस पूरी जो इकोनॉमी की ग्रोथ है, अर्थव्यवस्था की ग्रोथ है, उसमें वो जुड़ जाएगी। इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन कैपिटल, एजुकेटेड एंड मेडिकल केयर। जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज पर, तो वो होती है हम उसके एजुकेशन पर देकर या हम उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ को देकर। कैन गिव द हाई रेट रिटर्न इन द फ्यूचर, क्योंकि वो हमें जो फ्यूचर में, भविष्य में क्या देकर रिटर्न देंगे। सपोज करो कि लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हुए और उन पे एजुकेशन पर ज़्यादा स्वास्थ्य कार्य में, तो हो सकता है वो कि देश के लिए कुछ डेवलप करें। सपोज करो अभी कहते हैं कि जो ऐप वगैरह डेवलप हो रही है, उससे क्या है बहुत लोगों को मतलब क्या हो रहा है, इसको बेनिफिट हो रहा है, हमारी सोसाइटी को बेनिफिट हो रहा है। या कुछ ये इस तरह से मेथड्स निकाल सके ताकि मतलब उसे मशीनें कन्वर्ट कर सके जगह, ताकि ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। तो इससे क्या होगा, हमारी जीडीपी ग्रोथ होगी। तो वो क्या करेगा, यदि एजुकेशन होगा, उसके हेल्थ केयर पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो हमें ज़्यादा रिटर्न देगा फ्यूचर में। कंट्री लाइक द जापान है इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन रिसोर्सेज। यदि हम दूसरे देश को देखें, दूसरे देश में देखें, तो जापान है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा अपने ह्यूमन रिसोर्सेज पर डेवलप किया। इसलिए आप देख सकते हो कि वहाँ का जो देश है काफ़ी
डेवलप किया है, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल पे किया है। इकोनॉमी एक्टिविटीज़ बाय द मैन वुमेन, जो भी इकोनॉमी एक्टिविटीज़ होती हैं मैन और वुमेन के द्वारा किस तरह से होती है, तो हम उसको आगे देखते हैं। द एक्टिविटीज़ इन द इकोनॉमी इज़ द डिवाइडेड इंटू 3 सेक्टर। हमने जो भी एक्टिविटीज़ है, जो भी हमारी इकोनॉमी में जो भी क्रियाकलाप होती है, जो भी कार्य होते हैं, 3 सेक्टर में हमने 3 पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया। सबसे पहला हमारा प्राइमरी सेक्टर, दूसरा हमारा सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा है टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर। यदि हम प्राइमरी सेक्टर में देखें तो हमारा जो सबसे पहले होता है कि हमारे कृषि से रिलेटेड, तो हमारा कृषि एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, हमारा एनिमल हस्बेंड्री है, मतलब जिसमें हम एनिमल को मतलब पालते हैं। फिर हमारा फिशिंग है, हमारा पोल्ट्री है जिसको हम मुर्गी पालन कहते हैं, फार्मिंग। माइनिंग है जिसे हम खादान कहते हैं। क्वेरलिंग है जैसे मतलब हम पेट्रोल वगैरह निकालते हैं। तो सारे क्या हमारे एक तरफ प्राइमरी सेक्टर में आता है। सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग। सेकेंड सेक्टर होता है कि जो भी प्राइमरी चीज़ों को यूज़ करके मतलब एक फैक्ट्री में या जो भी हम उसको चीज़ों को बनाते हैं, मतलब प्राइमरी सेक्टर से हमें तो रॉ मटेरियल होगा, जब उसको फिनिश गुड में उसकी प्रोसेस करेंगे तो वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग होगा, जिसमें हम नई फिनिश गुड को प्रोडक्ट करेंगे, फिनिश गुड को बनाएंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते, जैसे हमने कॉटन है, प्राइमरी सेक्टर में हमने कॉटन लिया, तो कॉटन से हमने क्या फैब्रिक बनाया, फैब्रिक से हमने क्या कपड़ा बनाया, तो वो हमारे किस सेक्टर में आएगा, वो हमारे सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। टर्सरी सेक्टर्स क्या होता है, उसमें ट्रेड होता है, व्यापार होता है, लेना देना होता है, ट्रांसफर होता है, किसी भी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेना, कम्युनिकेशन होता है, जहाँ भी हम चीज़ मतलब कहते हैं अपनी बातों का आदान प्रदान करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। बैंकिंग होता है जो हमें हेल्प करता है। एजुकेशन होती है कि एजुकेशन होगी, हेल्थ होगी, और टूरिज़म्स होगी, टूरिज़्म सर्विस होगी जो पूरी बताती है हमें दूसरे देशों के बारे में, बतानी यहाँ पे क्या है क्या चीज़ नहीं। इंश्योरेंस होगा, मतलब यदि आप एक सिंपल फॉर्म में दे तो टर्सरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जो प्राइमरी और हमारी जो सेकेंडरी सेक्टर उसमें हेल्प करता है। फिर हमारे 30 एक्टिविटीज टर्म है इकोनॉमी एक्टिविटी। ये जो एक्टिविटीज़ होती है हम सबको इन्हें इकोनॉमी एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट करते हैं, चाहे प्राइमरी सेक्टर की हो, चाहे सेकेंडरी सेक्टर की हो, या हमारे टर्सरी सेक्टर की हो। इकोनॉमी एक्टिविटीज है 2 पार्ट। इकोनॉमी एक्टिविटी 2 तरह की होती है, एक तो मार्केटिंग एक्टिविटीज और दूसरा नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज। मार्केट का मतलब बाजार जो पैसे से रिलेटेड वो बाजार होगा। नॉन मार्केट होगा जिसकी जो भी हम काम करेंगे जिसकी कोई वैल्यूज़ नहीं है, जैसे हम घर के काम करते हैं, ठीक है, हाउस चोर्स बोलते हैं, तो यदि हम उसके घर के काम तो उसके लिए हमें कोई भी पेमेंट नहीं देता, हमारी नॉन मार्केट में होगा। यदि हम पैसे का लेन कोई वस्तु हम बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो वो हमारा मार्केटिंग एक्टिविटीज़ होगा। मार्केटिंग एक्टिविटी इन्वॉल्व द रेमुनरेशन टू एनीवन हू परफॉर्म। मतलब मार्केटिंग एक्टिविटीज़ क्या बोलता है कि रेमुनरेशन का मतलब हम किसी को पारितोषिक देते हैं, जैसे हिंदी में वर्ड बोलते हैं, या हम किसी को पेमेंट करते हैं, या जिसने कुछ काम करा है। सपोज करो आप कह सकते हो कि जैसे डॉक्टर ने सर्विस प्रोवाइड किया तो हमने क्या कहा, उनको कुछ पैसे दे, तो वो एक रेमुनरेशन होगा। मतलब किसी को हम रेमुनरेशन किया टू परफॉर्म एक्टिविटीज परफॉर्म टू पे एंड द प्रॉफिट। मतलब हमने क्या किया कि हमने उससे सर्विस ली, और सर्विस लेके जब हम उनको पे करा तो हमने उसको एक तरह से अपने प्रॉफिट में जो भी हमें प्रॉफिट है उसमें से उसको दिया, या उसकी जो भी उसने कार्य किया उसके हिसाब से हमने उसको दिया। जैसे मजदूर है, हम काम करेंगे कि फैक्ट्री में हम करेंगे, स्टैब्लिश करेंगे, कोई बनाएगा, कोई अपने इंजीनियर यूज़ करेगा, तो ये सब क्या होगा हमारे मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। अब आगे देखते हैं हम इसमें। अब देखते हैं दिस इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन ऑफ द गुड एंड सर्विस। अब जो मार्केटिंग होते हैं इसका मतलब क्या होता है कि इसमें हमारा प्रोटेक्शन होता है, उत्पादन होता है हम गुड सर्विस का। मतलब यदि हम कोई चीज़ बना रहे हैं, जैसे हम कॉटन से बना रहे हैं, या कुछ भी बना मतलब कॉटन से कपड़ा बना रहे हैं, तो या धागे बना रहे हैं, या फिर हमारे जो सन वगैरह है, सन तो हमारी प्राइमरी प्रोडक्ट है, हम उसको रस्सियाँ बना रहे हैं, उससे मैट बना रहे हैं, या उससे कुछ मतलब बैग्स बना रहे हैं। तो यदि ये जो प्रोडक्शन इसमें सभी प्रोडक्शन होते हैं, गुड़िया सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या ट्रांसपोर्ट की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या कम्युनिकेशन की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सब इसमें हमारी इसमें मार्केटिंग एक्टिविटी में सब इंक्लूड होती है। तो इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस भी होती है कि वही वो उसको टैक्स ले रहा है, दे रहा है, उस पर लगा रहा है, GST लगा रहा है, ये वो लगा रहा है, तो सब मार्केटिंग में आता है। नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द सेल्फ कंजम्पशन। नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज़ क्या होते हैं कि जो भी प्रोडक्शन हम अपने खुद के लिए करते हैं, खुद के भोग के लिए करते हैं। दिस कैन बी द कंजप्शन एंड द प्रोसेसिंग ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्ट। और जो भी हम कंजप्शन करते हैं, उपभोग करता है, या हम मतलब प्राइमरी प्रोडक्शन करता है, तो हम सिर्फ अपने लिए ही करते हैं। मतलब यदि हम अपनी लैंड पे खुद के लिए कुछ उगाया, सपोज हमने गेहूँ उगाया, बारले जौ उगाया, या फिर बाजरा उगाया, बाय द वे कुछ भी उगाया,
तो या फिर हमने अपने मतलब उसके लिए गेहूँ का प्रोडक्शन किया, मक्का का, तो सिर्फ यदि हमने उसको खुद ही कंजप्शन खुद ही खा लिया तो वो हमारे क्या हो गया, वो हमारा हो गया मतलब नॉन मार्केटिंग हो, क्योंकि उसके लिए हमें कोई प्राइमरी में उसको लेन देन नहीं कर रहे हैं। तो फिक्स एसेट का मतलब है कि यदि हमने लैंड पे, लैंड का मतलब फिक्स का मतलब जो फिक्स है, अपनी लैंड से या अपनी कैपिटल को यूज़ करके हमने कोई भी प्रोडक्शन किया, हमने उसको खुद ही उपभोग कर लिया और हमने उसको मार्केट में किसी दूसरे बंदे को सेल परचेज नहीं किया, तो वही हमारे एक तरह से प्राइमरी वो नॉन मार्केटिंग होगा। फिर आगे होते हैं इसमें देखते हैं देयर वाज ए, अब इसमें आगे देखते हैं कि देयर वाज ए द डिवीजन ऑफ द लेबर, हमने क्या किया, लेबर को जो भी काम करने वाले उनको दो भाग में बांट दिया, एक तो मैन वुमेन है, एक आदमी में एक औरतों में। मैन वर इन द पेड तो देयर सर्विस बट इन द कॉन्ट्रे द वुमेन वर नॉट द पेड ऑफ देयर सर्विस। का मतलब क्या है कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो मैन है, आदमी है, उनको तो उनकी सर्विस के लिए वेतन दिया जाता है, बाकी किसी यदि कॉन्ट्रे देखे, इसके विपरीत देखे, जो वुमेन होती है, औरत होती है, उनको उनकी सर्विस के लिए जो भी वो सर्विस देती है तो उनके लिए कोई भी क्या नहीं होता, उनको पे नहीं किया जाता। जैसे घर में काम करती होती है तो उसके लिए कोई भी उनको पैसे नहीं दिए जाते। एजुकेशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, जो एजुकेशन होती है, हमारी शिक्षा होती है, काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है फॉर इंडिविजुअल के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, टू मेक इन द बेटर टू यूज़ द इकोनॉमी अपॉर्चुनिटीज़। मतलब किसी भी व्यक्ति को यदि उनको एक अच्छा इकोनॉमी अपॉर्चुनिटी मिले, एक अवसर मिले, तो एजुकेशन उनको काफ़ी अच्छी तरह से रोल प्ले करती है, अपनी भूमिका निभाती हैं। क्योंकि एजुकेटेड पर्सन होंगे, ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा मतलब हेल्दी भी होंगे, हेल्दी होंगे तो वो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करेंगे हमारे इकोनॉमी में, हमारी जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। मोस्ट जो वुमेन यूज टू वर्क मतलब वर्क इन द प्लेस वेयर देयर वाज नो जॉब सिक्योरिटी, जो भी वुमेन होती है, औरत होती है, मोस्टली वहाँ पे काम करती है जहाँ पे उनकी जॉब की, उनकी भी मतलब जो भी कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती। हो सकता है कि आज वो काम पे लगी हुई है, कल पे वो काम पे हटा दें उनको, तो ये सिक्योरिटी होती है। इन दिस द सेक्टर द एम्प्लॉयमेंट वर्क फैक्टराइज बाय द इरेगुलर एंड द रो इनकम, मतलब एम्प्लॉयमेंट जो भी उनको काम मिलता है, जो भी वे रोजगार पे लगे हुए होते हैं, तो उनको एक अनियमित होता है, इरेगुलर होते हैं, मतलब पूरे नियमित नहीं कि उनको रोज ही रोजगार मिलेगा, और उनकी जो कीमत होती है, जो उनको दी जाती है, वो काफ़ी कम होती है। बेसिक फैसिलिटी फॉर द मिसिंग लाइक एंड द मैटरनिटी लीव, जो भी औरतें होती हैं कि मैटरनिटी लीव होती है कि बच्चे की जो डिलीवरी होती है, मतलब जब बच्चा होता है तो उसके लिए कि कुछ टाइम दिया जाता है उनको, 1 साल 2 साल, तो उनके लिए कोई भी मैटरनिटी लीव नहीं होती, वो कुछ भी उनको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती। चाइल्ड केयर, जिनके सपोज को थोड़े छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनकी रख रखाव के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता। अदर तो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स, और दूसरे तो सिक्योरिटी सिस्टम है मतलब उनकी सुविधा के लिए, तो ये चीज़ें उनके लिए मिसिंग होती है। हाउएवर द वुमेन वर द हायर एजुकेटेड एंड द स्किल द फॉर्मुलेशन वॉज द पेड द हायरली, लेकिन यदि हम दूसरी तरफ देखें, जो वुमेन्स होती है, पढ़ी लिखी होती है और काफ़ी योग्यता होती है, तो उनको उनके मतलब काम के बदले ज़्यादा उनको पेमेंट दिया जाता है। फिर आगे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन की, जो पॉपुलेशन की क्या क्वालिटी है, क्या गुणवत्ता, तो देखते हैं। द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन द लिटरेसी रेट, जो भी हमारी क्वालिटी है, जो भी गुणवत्ता है, हम कह सकते हैं अपनी पॉपुलेशन की, वो हमारी लिटरेसी रेट पर, पढ़े लिखे लोगों की दर पर निर्भर होता है। हेल्थ ऑफ द पर्सन, किसी भी लोगों की हेल्थ पर, किसके स्वास्थ्य पर, कि वो बंदा कितना स्वास्थ्य है, तो इंडिकेटेड बाय द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड द स्किल फॉर्मुलेशन एक्वायर बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, और वो इसलिए क्वालिटी निर्भर होती है कि लोग हेल्थी है, लिटरेसी रेट अच्छा है उनका, या फिर मतलब हम कह सकते हैं कि पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, या फिर वो काफ़ी हेल्थी है, अपने स्वास्थ्य पर काफ़ी ध्यान रख रहे हैं, हष्ट पुष्ट है, तो ये इसका मतलब होता है कि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यदि उनके जीने की जो आप कह सकते हो कि जो उम्मीद है वो ज़्यादा होती है। स्किल फॉर्मुलेशन, उनकी कुशलता होती है, जो हमारी कंट्री के लिए, सभी के लिए आवश्यक होती है, वही हमारी क्वालिटी है किसी पॉपुलेशन की। इन अल्टीमेटली द डिसाइड द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री, और वही डिसाइड करता है कि हमारी की जो इकोनॉमी है, हमारे देश की जो ग्रोथ है, तो वो कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड होती है कि लिटरेसी रेट अच्छा होगा, हेल्थ अच्छी होगी, लोगों की एक्सपेक्टेंसी अच्छी होगी, स्किल अच्छा होगा, तो वो सभी डिसाइड करेगी उसी पर कि हमारी जो कंट्री की ग्रोथ कितनी बढ़ोतरी होगी। अब ये कहते हैं ए लिटरेट एंड द हेल्दी पॉपुलेशन वर द असेस्ट, यदि हम कह सकते हैं कि हमारे देश में काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे लोग, हमारे हेल्थी है, तो वही हमारे देश की संपत्ति है, असेस्ट है। असेस्ट का मतलब होता है संपत्ति, और लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है हमारी देनदारी। इसका मतलब है कि हम इसको आप पॉपुलेशन को लाइबिलिटीज के रूप में नहीं देखते हैं, तो हम उसको देखते हैं एक असेस्ट के रूप में, एक संपत्ति के रूप में, एक प्लस पॉइंट के रूप में। अब इसमें आगे देते हैं एजुकेशन, कि इस पर हम किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं, लोगों का क्या होता है, एजुकेशन का मतलब क्या होता है।
तो उसमें देखते हैं एजुकेशन क्या होती है, कंट्रीब्यूट द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी। एजुकेशन पढ़े, यदि आप देखें कि शिक्षा क्या आती है, कंट्रीब्यूट करती है, मतलब अंशदान करती है कि हमारी सोसाइटी की बढ़ोतरी हो, या हमारी जो नेशनल इनकम पढ़े लिखे लोग होंगे तो हमारी सोसाइटी का भी डेवलप होगा, अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, उनको अच्छे लोग मिलेंगे ताकि वे दूसरे लोग भी उनसे इंस्पायर हो सके, और उससे क्या होगा, हमारी नेशनल इनकम होगी, वो ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट करेंगे, अच्छा करेंगे, देश के लिए अच्छा करेंगे, कुछ ऐप बनाएंगे, कुछ चीज़ें, मतलब जैसे ड्रोन बनाया तो ड्रोन से क्या होगा, हम निगरानी रख सकते हैं अच्छे से, या आप कह सकते हो कि मतलब सैनिकों के लिए आजकल बुलेट वो ड्रेस वगैरह बने ताकि उनकी रक्षा हो सके। तो इससे क्या होगा, पढ़े लिखे लोग होंगे तो अपनी स्किल को ज़्यादा यूज़ करेंगे और उससे नेशनल इनकम होगी, हमारे देश की रक्षा की, मतलब कुछ भी कह सकते हैं। कल्चर रिचनेसिस हो गया, या आप कह सकते हो पढ़ेगी इफिशियंसी ऑफ गवर्नेंस की, मतलब गवर्नेंस की कह सकते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो ठीक तरह से देखभाल करेगी, पॉलिसी बनाएगी, इम्प्लीमेंट करेगी, अपने लोगों के लिए अच्छा कुछ सोचेगी, अच्छा देश करेगी, डेवलपमेंट विकास करेगी। तो ये सारे क्या होगा, ये हमारी एक एजुकेशन के ऊपर डिपेंड होते हैं। कल्चर होगा कि अच्छे अच्छे, मतलब हम देख सकते हैं अपने कल्चर को इंटरेस्ट बनाएंगे, कंट्री तक, दूसरे देशों तक पहुँचाएंगे ताकि हमारे देश का नाम रोशन हो। आप ही कहते हैं लिटरेसी इज़ द नीडेड फॉर सिटीजन। लिटरेसी पढ़ना, शिक्षा सभी लोगों के लिए आवश्यक है कि ताकि वे अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर सकें, निभा सकें, इंजॉय कर सकें अपने राइट्स को अच्छी तरह से। तो ये सभी शिक्षा का एक कंट्रीब्यूशन है। सर्व शिक्षा अभियान विच वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 2010 प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन इन द एज द ग्रुप 6 to 14। यदि आप देखें सर्व शिक्षा जो अभियान बनाया गया था 2010 में, ये प्रोवाइड किया एक एलिमेंट्री कोर्स था ताकि 6 से लेकर 14 साल तक सभी बच्चों को शिक्षा दी जा सके। टू इनक्रीज द अटेंडेंस एंड द रिटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन, इम्प्रूवमेंट देयर ए न्यूट्रिशनल स्टेटस। मतलब क्या ये इंक्रीज या बढ़ोतरी दिया है, उनको उत्साहित किया गया ताकि वो अटेंडेंस का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दाखिला ले सकें, और रिटेंशन का मतलब वापस स्कूल में जम के रह सके। क्योंकि बहुत सारे क्या होते हैं कि खाने के चक्कर में, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं काफ़ी गरीब फैमिली है तो उन्हें खाने की दिक्कत होती है, तो इसलिए वो स्कूल छोड़ के जाता है। लेकिन जब उनको वहीं पे खाना मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, तो क्या होगा, वहाँ पे रुकेंगे, अपने वहाँ पे टाइम को बिताएंगे। तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा जब लोग, जो बच्चे क्या होंगे कि स्कूल में रुकेंगे तो वो ज़्यादा पढ़े लिखेंगे, वो ज़्यादा टाइम अपने स्कूल में दे पाएंगे। इम्प्रूवमेंट देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस, और उनको जब मिड डे मील वगैरह स्टार्ट हुई है तो 2005 में, तो आप देख सकते हो, तो उनको जो भी उनकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो भी उनसे पूरी होगी। एक मिड डे मील बनाई था स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी। अब इसमें आगे देखते हैं कि यदि हम 12 प्लान देखें, पहले 5 प्लान थी, तो 12वीं जो प्लान थी वो फोकस की गई कि मतलब इंक्रीज बढ़ाया जा सके, एक्सेस बढ़ा सके, क्वालिटी ऑफ द स्टेटस अब स्टेट स्पेसिफाइड करिकुलम द मोटिवेशन। अब 12th ईयर प्लान में क्या बनाया गया कि वो पहुँचाएँ, मतलब क्वालिटी को बढ़ाए, ताकि जो स्टेट में जो भी करिकुलम पाठ्यक्रम बनाया गया है, जो स्कूल में जो भी पाठ्यक्रम बनाया गया है उसमें मॉडिफाई करें, उसमें कुछ चीज़ों को डालें, ताकि जो भी हमारी जो शिक्षा है, हमारी स्कूली शिक्षा को बाहर के एनवायरनमेंट से जोड़ सकें। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि एक वोकेशनलाइजेशन किया गया है, नेटवर्किंग की गई है, ताकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज किया है। डिस्टेंट एजुकेशन, जो नियमित रूप से एजुकेशन नहीं ले सकते उनके लिए डिस्टेंट एजुकेशन बनाई है, ताकि वो कुछ मतलब अपना एजुकेशन को बढ़ा सके, काम के साथ वो अपने शिक्षा को भी आगे बढ़ा सके। कवर्जेंसी ऑफ द फॉर्मल इनफॉर्मल डिस्टेंट IT एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, और ज़्यादातर फोकस डाला गया है कि एक मतलब कहते हैं औपचारिक अनौपचारिक दोनों ही डिस्टेंट का IT जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, ताकि उनको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर वगैरह ये सबके बारे में पढ़ाया जा सके और बनाया जा सके। स्कूल में भी उन चीज़ों को काफ़ी फोकस किया है हमारी जो अब करिकुलम है। अब हेल्थ देख लेते हैं, हेल्थ क्या है। अब देखते हैं जो इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ स्टेटस हमें बढ़ाना चाहिए, इम्प्रूवमेंट करना चाहिए हेल्थ का स्टेटस पर, ताकि जो भी हमारी पॉपुलेशन, हमारे देश की पॉपुलेशन है, हैज़ बिन द प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री, ये सबसे ज़्यादा लक्ष्य होना चाहिए। प्रायोरिटी मतलब सबसे उच्च लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपने जो पॉपुलेशन है उनकी हेल्थ केयर का ध्यान रखें, उनमें इम्प्रूवमेंट करें। द नेशनल पॉलिसी 2, जो नेशनल पॉलिसी राष्ट्रीय पॉलिसी बनाई है 2 एम, उसका भी मतलब ये होना चाहिए कि हम इम्प्रूवमेंट करें एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी मतलब पहुँचाएँ उन लोगों को हेल्थ केयर तक, उन लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाएँ, उन लोगों को मतलब जो भी बीमार है उन लोगों को एक सही तरह शिक्षा दी ताकि वो पहुँच सके। फिर फैमिली वेलफेयर
बनाया गया कि लोगों को एक अच्छी अच्छी शिक्षा दी जाए, मतलब लोगों को इंस्पायर किया जाए, कुछ इस तरह से अभियान चला जाए ताकि लोग अवेयर हो कि उनको हेल्थ होनी चाहिए, मतलब हेल्थ अच्छी होनी चाहिए और ठीक तरह से अपने को ध्यान रखना चाहिए, न्यूट्रिशन प्रोवाइड होना चाहिए। तो ये थोड़ी थोड़ी ये चीज़ें बनाई, उन्हें इस्टेब्लिश किए, न्यूट्रिशनल सर्विस की गई कि उनको लोगों को क्या किया जाए, पोषक तत्व वाले खाने बताए, सलाह दी जाए, उनको दी जाए, फ्री में दिया जाए। तो ये सारे कुछ प्रोवाइड किया है, स्पेशली फॉर द अनप्रिविलेज्ड सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। हम उन लोगों तक पहुंचाए ये चीज़ें तो जो बिल्कुल भी पॉपुलेशन है, जो उन लोगों तक हेल्थ केयर तक नहीं पहुंच पाते, उन लोगों को अवेयर करें। इंडिया ओवर द लास्ट द फाइट डिटेक्ट हैज़ आल्सो द डेवलप इन द मैन पावर रिक्वायरमेंट द प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। यदि हम देखें 5 डिटेक्ट्स में 5 दशक में देखें हम, तो जो मैन पावर उसको आवश्यक होती है कि उसको डेवलप करी जाए, तो वो प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए, सेकेंडरी में लगे, टर्सरी, तीनों में उनका किसी न किसी तरह से, हर तरह से उनका डेवलपमेंट किया जाए। फिर आ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो बेरोजगार होती है, क्या होती है बेरोजगारी? इन द इंडिया वी हैव द अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल। आप देख सकते हो यदि भारत में देखें अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी है हमारे रूरल में, गांव में, अर्बन एरिया में। थ्रू द इन द आप कह सकते हो कि नेचर है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट का डिफर है रूरल एंड अर्बन एरिया। यदि हम नेचर देखें कि जो भी बेरोजगारी है हमारे, चाहे रूरल में, चाहे गाँव में, चाहे हमारे शहरों में, दोनों में अलग है, डिफरेंसेस है। रूरल में एरिया में क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट वाज द सीजनल एंड डिस्गाइज्ड, कि जो हमारी मतलब बेरोजगारी है हमारी वो सीजनल है, मौसमी है, मतलब आप कहते हैं मौसम के अनुसार। जैसे सपोज करो कि कटाई बुनाई के समय, कटाई या बुआई के समय ज़्यादा लोग वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, बाकी के टाइम में वो खाली होते हैं। डिस्गाइज का मतलब होता है कि जहाँ पर 2 लोग, मतलब 2 लोगों की जरूरत है, वहाँ 5-6 लगे, छिपी बेरोजगारी होती है ज़्यादा। अर्बन एरिया में क्या है अनएम्प्लॉयमेंट वाज द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब वहाँ पे ज़्यादा शहरों में क्या है कि ज़्यादा लोग पढ़े लिखे आते हैं, वो अनएम्प्लॉयमेंट है। सीजन एम्प्लॉयमेंट अकर इन द व्हेन द पीपल वर नॉट टू फाइंड द जॉब। अब सीजनल का मतलब क्या होता है कि लोग बाग क्या है कि लोग बाग काम करने के लिए तो तैयार है लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही है। फ्यू पर्टिकुलर मंथों पर मिलती है तो उनको कुछ टाइम के लिए मिलती है, भाई बुआई होगी, कटाई होगी, उनमें मिलती है। डिस्गाइज में क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट द पीपल अपीयर टू द एम्प्लॉयमेंट, मतलब अब ये कहते हैं डिस्गाइज में छिपी बेरोजगारी, मतलब लगते थे लोग कि वो काम करने पर उनका यदि 2 बंदे की 4 बंदे, प्रोडक्शन तो उतना ही होना है लेकिन उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि 3 बंदे और भी करेंगे तो वो हमारी छिपी बेरोजगारी है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बिकम इन द कॉमन फिनोमेना इन द अर्बन एरिया, और जो एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग की बेरोजगारी है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है हमारे अर्बन एरिया में। अनएम्प्लॉयमेंट लीड टू ए वेस्टेज मैन पावर रिसोर्सेज, और अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगार का मतलब होता है कि हमारी जो मैन पावर है, मैन पावर के रिसोर्सेज है वो ज़्यादा बेकार होती जा रही है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं उनको ठीक तरह से रोजगार नहीं मिलता, वो एक तरह से वेस्टेज में अकाउंट होता है। ट्रेन टू इंक्रीज द इकोनॉमी लोड, इससे क्या होता है पढ़े लिखे लोग होंगे तो इकोनॉमी पे भी हमारी ज़्यादा ओवरलोड पड़ेगा, भाई खाने वाले ज़्यादा हैं और कमाने वाले कम हैं तो उससे क्या होगा, लोड पड़ेगा। है द ए डिक्रीमेंटल द इम्पैक्ट ऑफ द ओवर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, और इससे क्या होगा कि डिक्रीमेंटल उसके विपरीत है, काफ़ी उल्टा ही प्रभाव पड़ता है हमारी पूरी तरह के हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ पे। तो यही अनएम्प्लॉयमेंट का एक तरह से इफेक्ट होता है। फिर आप कह सकते हो इन इंडिया द स्टेटिकली द, आप देखते हैं द प्राइमरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इज करेक्टराइज बाय द सेल्फ एम्प्लॉयड। यदि हम देखें प्राइमरी सेक्टर में या फिर एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर देखें तो उसमें ज़्यादातर जो लोग हैं उनके एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन देखें तो ज़्यादातर लोग अपने ही काम में अपने एम्प्लॉयमेंट लगे, अपनी लैंड पर खुद ही लेबर लगे होते हैं, क्योंकि वो खुद ही इतना उनकी छोटी छोटी लैंड होती है तो उतनी प्रोटेक्शन कर पाते हैं जिनका कंजम्पशन होता है। तो मोस्टली प्राइमरी सेक्टर में तो लोग बाग अपने ही रिश्तेदार अपने घर वाले लगे होते हैं, उनके बच्चे लगे होते हैं, उनकी वाइफ लगी होती है, तो ये होता है। फिर हमारा एग्रीकल्चर द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग द सेक्टर इन इकोनॉमी। यदि हम देखें जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, सबसे ज़्यादा लेबर को एब्जॉर्ब करने वाला सेक्टर है हमारी इकोनॉमी में, यदि अर्थव्यवस्था में देखें। लेकिन रिसेंटली ईयर में क्या होगी, देयर हैज़ बीन इधर डेक्लाइन डिपेंडेंसी ऑफ द पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। लेकिन यदि हम रिसेंटली ईयर में देखें तो क्या है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है, जो भी पॉपुलेशन की निर्भरता है एग्रीकल्चर में, धीरे धीरे कम होती जा रही है। सम ऑफ द सरप्लस टू लेबर इन द एग्रीकल्चर हैज़ द मूव इधर इन द सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। यदि हम देखें जो सरप्लस लेबर है, जो जहाँ पे लोग बाग कृषि में भी 2 की जगह 4 लगे हुए थे, 6 लगे हुए थे, तो जो बाकी के है जो सरप्लस है जाके 2 की जगह 4 है, तो 4 बंदे क्या है कि वो दूसरे सेक्टर की ओर अपने जा रहे हैं, सेकेंडरी या टर्सरी में। सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग और टर्सरी क्या होगा हमारा जो भी सर्विस वगैरह प्रोवाइड करते हैं।
इन द सर्विस सेक्टर द स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग वाज द मोस्ट लेबर एब्सोर्बिंग। यदि हम सेकेंडरी सेक्टर देखें, छोटे छोटे जो उद्योग खोल रखे हैं लोगों ने, तो वो ज़्यादा लोग वहाँ पे लगे, ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। वो इसी का मतलब होता है मेरा लेबर एब्सोर्बिंग, मतलब लेबर मतलब जो भी हमारी पॉपुलेशन है उनको ज़्यादा एब्सोर्ब कर रहे हैं। इन द केस ऑफ द टर्सरी सेक्टर, द टर्सरी सेक्टर में देखें तो वेरियस जो नई नई सर्विस है वो नहीं अपीयर हो रही है आजकल। जब बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इन्फॉर्मेशन IT सेक्टर हो गया, तो इससे क्या होगा कि लोगों को ज़्यादा ज़्यादा जानकारी मिले ताकि वो ज़्यादा डेवलपमेंट कर सके। यदि हम 2013 और 14 के हिसाब से देखें GDP में कंट्रीब्यूशन क्या आई थी, हम देखें तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सर्विस सेक्टर है, तो हमारा जो सर्विस सेक्टर है तो उसका कंट्रीब्यूशन 57.03% है। यदि सपोज करो हम इसमें आप कह सकते हो कि यदि आप देखें इंडस्ट्री सेक्टर देखें, ये सेकेंडरी सेक्टर देखें, तो उसमें आपको लगेगा 24.77 होगा। और यदि सपोज करो हम एग्रीकल्चर में देखें तो एग्रीकल्चर में तो आपको मिलेगा मतलब 18.18.20। तो इतना ये कंट्रीब्यूशन है, तो इसलिए क्या होगा, धीरे धीरे लोग मूवमेंट होते जा रहे हैं दूसरे तरह के सेक्टर में। तो इस चैप्टर की रिविजन कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाकी का मिलते हैं आपको नेक्स्ट के साथ। बाकी का इसमें जो लास्ट चैप्टर है तो उसका एक पार्ट करवा चुकी हूँ मैं, 1-2 पार्ट में उसका कंप्लीट हो जाएगी, तो इकोनॉमी आपकी कंप्लीट हो जाएगी।